गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ऑपरेट करता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? The policy adopted by the central bank to regulate the supply of money and the cost and availability of the credit in the economy in order to achieve defined macroeconomic goals। यानी कि जो प्राइस स्टेबिलिटी को और अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव करने के लिए कब तो मनी सप्लाई को ज्यादा करना है और कब मनी सप्लाई को कम करना है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ होती रहे। इसके लिए जो आरबीआई जो टूल्स अपनाती है, जो मेजरमेंट्स अपनाती है, उन सभी का एग्रीगेट को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। कौन कंडक्ट करता है? सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है। और 2016 से कौन कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सिंस 2016 से कौन कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी प्रत्येक 4 महीनों में एक मीटिंग होती है, साल में 4 बार मीटिंग होती है, यानी कि 3 महीनों में एक बार मीटिंग होती है। उसमें डिसाइड करते हैं कि बैंक रेट क्या रहेगी, रेपो रेट क्या रहेगी, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल किसको करते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि अर्थव्यवस्था में बैंक कितना साख सर्जन कर सकते हैं, लिक्विडिटी कितनी रह सकती है। लीगल बाइस आरबीआई, मतलब ऐसा कौन कहता है कि जो आरबीआई ऑपरेट करेगा? आरबीआई एक्ट 1934, इसको अमेंडमेंट कब किया गया था? 2016 में। और इसका कोर पर्पस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। यानी कि ऐसा करते क्यों है? करते इसलिए है क्योंकि मेन काम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। इकोनॉमी एक सस्टेन ग्रोथ को मेंटेन करते हुए चलती रहे। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, ना तो प्राइसेस को ऊपर जाने देना है, ना ही प्राइसेस को ज्यादा नीचे आने देना है। दूसरा गोल कौन सा होता है? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। क्या कि भारत में कौन सी एक्सचेंज रेट पाई जाती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और किसके थ्रू करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट कैसा रहे? ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाया रहे, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता रहे और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी रहे। चौथा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी कैसे सस्टेन करती रहे, ना तो उसमें ज्यादा ट्रेड साइकिल्स ना तो ज्यादा ऊपर जाए ना नीचे आए, एक सस्टेन अर्थव्यवस्था चलती रहे। पांचवा गोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और छठवा है इक्विटेबल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ना तो किसी एक सेक्टर में ज्यादा हो, ना ही दूसरे सेक्टर में कम हो, यानी कि अर्थव्यवस्था में साख का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी क्षेत्रों में बराबर होता रहे। अब देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती कितनी प्रकार की है। 2 प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक तो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये इसको एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी के इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। क्यों? और ये कब अपनाई जाती है? रिसेशन के टाइम में अपनाई जाती है या मंदी के टाइम में अपनाई जाती है। अब रिसेशन किसे कहते हैं? जब जनरल प्राइस लेवल बहुत ही कम हो जाता है या नॉर्मल जनरल प्राइस लेवल उससे नीचे आ जाता है, तब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसमें मनी सप्लाई करना होता है। यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए उस समय कौन सी यूज करती है? इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। अब इसमें वो क्या क्या करती है? लोअर रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर, यानी कि एसएलआर को कम कर देती है, सीआरआर को कम कर देती है और रेपो रेट को कम कर देती है। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट जिससे बैंक से आरबीआई से लोन लेते हैं जिस दर पे, उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। और सीआरआर किसे कहते हैं? बैंकों को आरबीआई के पास में एक फिक्स अमाउंट रखना पड़ता है। उसको क्या कर देगी? वो कम कर देगी। जैसे आरबीआई इस अमाउंट को कम करेगी, इस परसेंटेज को कम करेगी, तो उनको कम पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा। अब जैसे उनको कम पैसा अपने आरबीआई के पास में जमा कराना पड़ेगा, आरबीआई के पास जैसे कम पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो उनके पास में लोगों को लोन बांटने के लिए ज्यादा पैसा
आ जाएगा, तो जिससे लोन ज्यादा बांटेंगे। और इकोनॉमी में जब लोन ज्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो रिसेशन की कंडीशन खत्म हो जाएगी। और एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी क्या होता है? फिक्स अमाउंट होता है, उसको अपने पास में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में जमा करवाना होता है। बाय सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है? सिक्योरिटीज को क्या करेगी? रिसेशन के टाइम में खरीदेगी। क्या करेगी? रिसेशन के टाइम में परचेज करेगी। लोअर बैंक रेट, बैंक रेट को क्या कर देगी? कम कर देगी। इसका रिजल्ट क्या आएगा? मोर क्रेडिट, लोअर इंटरेस्ट, हायर स्पेंडिंग। क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्पेंडिंग क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब जैसे स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो रिसेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये तो कौन सी थी? एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी। ये कब उपयोग में ली जाती है? रिसेशन के टाइम में उपयोग ली जाती है। अब दूसरी है कॉन्ट्रैक्टरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये कब यूज ली जाती है? इन्फ्लेशन के टाइम में यूज ली जाती है। अब इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन में क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल ऊपर की ओर जाता है, यानी कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और वस्तु की मुद्रा की फेस वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसमें क्या करते हैं? रेपो रेट क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, सीआरआर को बढ़ा देते हैं, और एसएलआर को बढ़ा देते हैं, जिससे उनको ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा, या तो आरबीआई के पास में जमा करना पड़ेगा, या खुद के पास में, सीआरआर खुद के पास में जमा करना होता है, और एसएलआर आरबीआई के पास में जमा कराना होता है। और रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होगा? जो बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे थे वो लोन्स क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, तो लोन्स कम लेंगे तो अर्थव्यवस्था में लोन कम बटेगा। सेल सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे? सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? बेचेंगे। अब जैसे वे सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो उनके पास, जनता के पास में जो पैसा है, उन पैसों को अपने पास में स्टोर कर लेंगे, आरबीआई उनसे खरीद लेगा और उनको सिक्योरिटी दे देकर उनके पास में पैसा ले लेगा। बैंक रेट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉस्ट क्या होगा? क्रेडिट की क्या हो जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी, लोअर स्पेंडिंग हो जाएगी। लोअर स्पेंडिंग होते क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे समग्र मांग कम होगी तो जो इन्फ्लेशन का लेवल जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब इसके इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। इसके दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनमें गुणात्मक, यानी कि उनको मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, और क्वालिटी वाले जिसमें मात्रा कम होती है। मतलब जो मनी सप्लाई है ना, मनी सप्लाई को, जब मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, जो सीधा का सीधा मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। और जो मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन क्रेडिट क्रिएशन को कम करते हैं या मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव होते हैं। अपन इसमें पहला देख लेते हैं, सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या मतलब होता है? सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो। अब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, इसका एक फिक्स परसेंटेज किसके पास में जमा करवाना होता है? कैश रिजर्व विद आरबीआई। इसके ऊपर इंटरेस्ट, आरबीआई बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। जैसे अभी सीआरआर कितना परसेंट है? 3% है। यानी कि यदि उसकी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज किसी बैंक की 100 रुपए है, तो उन 100 रुपए में से 3 रुपए किसको सीआरआर के रूप में किसके पास जमा कराने पड़ेंगे? उसको आरबीआई के पास में जमा करवाने होंगे। दूसरा होता है क्या? एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी रेशियो। इसका भी क्या ये किसके पास जमा होता है? ये भी आरबीआई के पास में जमा होता है। और किस फॉर्म में होता है ये? टोटल डिमांड। देखो, नेट टाइम लायबिलिटीज हेल्ड इन कैश में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, या अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी टोटल वो सिर्फ कैश फॉर्म में होता है और ये टोटल होता है, चाहे इसमें गोल्ड आ जाए, सिक्योरिटीज आ जाए। और इसकी सीमा क्या है? 40%, यानी कि ये 40% तक हो सकता है। अभी वर्तमान में कितना है ये? 8%, 18% है। अगला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर बैंक्स आरबीआई से लोन
लेते हैं। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन की स्थिति है तो रेपो रेट को क्या कर देगी, आरबीआई बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन की स्थिति है तो रेपो रेट को कम कर देगी, जिससे लोन सस्ते व महंगे होते हैं। उससे क्रेडिट क्रिएशन, साख सर्जन पर इफेक्ट होता है। साख सर्जन डिफ्लेशन के टाइम में ज्यादा हो जाता है और इन्फ्लेशन के टाइम में कम हो जाता है, जब रेपो रेट को हम कम करेंगे और ज्यादा करेंगे तब। अगला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई उनको ब्याज देता है, जब उनकी सिक्योरिटी जमा, बैंक्स की सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा होती है ना, उनको उन पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट होता है इन्फ्लेशन के टाइम में उसको बढ़ा देता है, ताकि बैंक किसके पास में जमा कराते हैं, आरबीआई के पास जमा कराते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम में उस इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। बैंक रेट क्या होता है, रीडिस्काउंटिंग रेट, रेट ऑफ लॉन्ग टर्म लैंडिंग द डिस्काउंटिंग बिल्स लिंक्ड टू एमएसएफ रेट, यानी कि लॉन्ग टर्म में ब्याज लेने के लिए कौन सी रेट यूज होती है, बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन या तो सिक्योरिटीज को जनता से, वो बैंक से या जनता से खरीदती है या बेचती है। इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करेगी, जनता से खरीदेगी या बेचेगी, जनता को बेचेगी, और डिफ्लेशन के टाइम में क्या करेगी, उनसे खरीदेगी। अगला आता है क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मेजर्स या सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, मार्जिन रिक्रूटमेंट, यानी मार्जिन लगा देते हैं, चेंजिंग द मिनिमम मार्जिन ऑन द लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज कोलेटरल टू रेगुलेट स्पेकुलेशन क्रेडिट, यानी कि वो अपन ने जो कोलेटरल बैंकों के पास में जमा कराया है ना, तो वो एक फिक्स कर देते हैं कि इस कोलेटरल का इतना परसेंट लोन मिलेगा। जैसे मैंने 100 रुपए का कोलेटरल जमा कराया, तो वो कर देंगे इसका 60% लोन मिलेगा। जो पहले जैसे इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, इन्फ्लेशन टाइम जैसे 80% चल रहा होता है, तो उसको कम कर देंगे और 60% पे वो ले आएंगे, तो उनको 20 रुपए कम मिलेंगे, एग्जाम्पल के लिए। दूसरा होता है क्रेडिट राशनिंग, वो क्रेडिट को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, फिक्स सीलिंग ऑन क्रेडिट और स्पेसिफिक सेक्टर और पर्पज, यानी कि वो फिक्स कर देते हैं कि आपको इस सेक्टर में इतना लोन देना ही पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में फिक्स कर देते हैं, एमएसएमई के लिए फिक्स कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिक्स कर देते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए वो फिक्स कर देते हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि इस सेक्टर में आपको कम से कम मिनिमम इतना लोन तो देना ही पड़ेगा, और उसका मैक्सिमम भी इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। मोरल, इसमें क्या होता है, नैतिक दबाव डालते हैं। नैतिक दबाव कैसे डालते हैं, उनसे एडवाइज करते हैं, इनफॉर्मली उनको लेटर भेजते हैं या मीटिंग्स या उनके साथ में मीटिंग करते हैं, उनको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन टाइम क्या बोलते हैं कि आप लोन कम बांटो, और डिफ्लेशन टाइम क्या बोलते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करो। अगला है डायरेक्ट एक्शन, जो बैंक्स की बात नहीं मानते हैं, जो बैंक्स, तो आरबीआई उन पर क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है, जो बैंक्स आरबीआई की बात नहीं मानते उन पर। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क कैसा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करते हैं। अब लीगल बेसिस क्या है, आरबीआई का 1934 का एक्ट है। अब इसी एक्ट की पावर लेते हुए 2016 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है, बैंक रेट को डिसाइड करने का काम, सीआरआर को डिसाइड करने का काम, एसएलआर को डिसाइड करने का काम, ये कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। और डिसीजन बॉडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 6 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर एंड चेयरमैन, वही होता है इसका। 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, यानी 6 मेंबर, टोटल 6 मेंबर होता है। 6 में से 3 तो आरबीआई अपॉइंट करती है और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो आरबीआई अपॉइंट करेगी उन 3 में से एक कौन रहेगा, आरबीआई का गवर्नर रहेगा, और वही क्या रहेगा, उस कमेटी का क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा। और उसको कैसा, उसको मेजोरिटी वोट, कास्टिंग वोट करने का अधिकार होगा, यानी कि उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं जो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। और बहुमत जैसे 3-3 लोग पक्ष में हो जाए तब किसका निर्णय माना जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, जिस साइड में चेयरमैन होगा या आरबीआई के गवर्नर होगा उस डिसीजन को माना जाएगा। यानी कास्टिंग वोट कौन करता है, गवर्नर करता है आरबीआई का। मीटिंग कब होती है, 1 साल में एटलीस्ट 4 बार होगी,
और टारगेटिंग कितना है 4% प्लस माइनस 2%। फोर परसेंट प्लस माइनस 2% यानी कि कितना हो गया, मिनिमम तो 2% हो गया और मैक्सिमम कितना हो गया 6%, यानी 2% से लेकर 6% तक आरबीआई को मैनेज करना पड़ता है। अब अपन अंतर देख लेते हैं। अपने पिछले वीडियो में देखा था क्या, फिस्कल पॉलिसी के बारे में देखा था। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का अपन ने इसमें देख लिया, तो अपन दोनों का देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई ऑपरेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी कौन कौन करता है, गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री। की इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। और फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, टैक्सेशन होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है और बोरोइंग्स होती है। और प्राइमरी टारगेट क्या होता है, इसमें मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना होता है, वो कंडीशन के हिसाब से देखा है। इन्फ्लेशन के टाइम में मनी सप्लाई को कम करना होता है और डिफ्लेशन के टाइम में मनी सप्लाई को क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। और इसमें क्या होता है फिस्कल पॉलिसी में, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लेशन के टाइम में कम करना होता है और डिफ्लेशन के टाइम में एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। डिसीजन लेग, जो शॉर्ट इनसाइड लेग होता है और लॉन्ग इनसाइड लेग, दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। और ये कौन सा होता है, लॉन्ग इनसाइड, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं होता है। फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंटली, मंथली भी, जैसे आपने देखा था ना कि साल में 4 मीटिंग होती है, तो 4 बार वो कभी भी 4 बदल सकती है, कभी भी कम कर सकती है, यानी कि ये फ्रीक्वेंट होता है। जबकि चेंज इन मैन्युअली थ्रू द एनुअल बजट, बजट तो साल में एक ही बार आता है ना, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ साल में एक बार होंगे। जबकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग साल में 4 बार हो रही है, तो 4 बार चेंजेस होंगे। अब इसकी प्रमुख कमिटीज देख लेते हैं और उनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। 1985 में कौन सी कमेटी बनी थी, चक्रवर्ती कमेटी बनी थी। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, रिकमेंडेड मॉनेटरी टारगेटिंग विद फीडबैक एज द फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी। अब 1998 में कौन सी बनी थी, नरसिंगम कमेटी सेकंड, जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कैपिटल एक्विटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी एंड प्रूडेंटल नॉर्म्स। 2014 में कौन सी बनी थी, उर्जित आर पटेल कमेटी, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग विद सीपीआई। इन्फ्लेशन का मेजरमेंट पहले किस पे होता था, डब्ल्यूपीआई पे होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होता था। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश, उसके रिकमेंडेशन से ही सीपीआई से किस पे, डब्ल्यूपीआई से किस पे शिफ्ट किया गया, सीपीआई पे शिफ्ट 2014 में सीपीआई पे शिफ्ट किया गया। 2016 में फाइनेंस एक्ट, उसमें 1934 का जो अधिनियम है ना, उसमें 2016 में क्या किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये आज का अपना लेक्चर था।